मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54। फिफ्टी 54 में केवल इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बता रखा है, निर्वाचक नामावली के बारे में बता रखा है। हम 54 एंड 55 दोनों को साथ में रीड करेंगे अभी। आर्टिकल 54 और 55। 54 क्या कहता है आर्टिकल? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट देंगे? कौन कौन देते हैं? जो इसमें लिखा है पहले उसकी बात करते हैं, है ना। इसमें क्या लिखा है? सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आइए देखते हैं। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक निर्वाचक नामावली कॉलेज, निर्वाचक नामावली। ठीक है, इसमें क्या होगा सर? कौन कौन होंगे? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदन, है ना, 3 अंग होते हैं संसद के, पर सदन 2 ही होते हैं। कौन कौन से? काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उनके निर्वाचित सदस्य केवल। ठीक है, और द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इसने बहुत सिंपल से वर्ड में लिख दिया है, परंतु हम यहाँ फंस जाते हैं, इसलिए हम इसको डिटेल के अंदर कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक नामावली बने। निर्वाचक नामावली मतलब जो इस लिस्ट में लोग होंगे केवल वही वोट दे सकते हैं। क्लियर? जैसे अभी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो हमारे वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए ना। हर चुनाव से पहले उसकी वोटिंग लिस्ट निकलती है, चाहे आप कॉलेज का चुनाव हो, चाहे आप बार एसोसिएशन चुनाव हो, चाहे आपका एमएलए का चुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए। तो इसके राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग होते हैं? क्या आपने वोट दिया है कभी राष्ट्रपति को? नहीं दिया। तो कौन देते हैं? आइए देखते हैं। इन्होंने बोला पार्लियामेंट के बोथ हाउस। पार्लियामेंट के हालांकि 3 अंग, कौन कौन? एक तो प्रेसिडेंट खुद के चुनाव में वोट देगा क्या? अगर देने की अनुमति दे दे तो खुद को ही वोट देंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट खुद नहीं देते। ठीक है, दूसरा लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तीसरा काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल स्टेट 2 ही लोग वोट दे सकते हैं। इन्होंने कहा संसद के दोनों सदनों के केवल कौन से सदस्य है? निर्वाचित। अब फिर पेज फंस गया। हाउस ऑफ पीपल के अंदर इलेक्टेड मेंबर भी हैं और नॉमिनेटेड भी हैं। केवल किसे पावर है? नॉमिनेटेड को नहीं। हमारे सदन के अंदर टोटल जो स्ट्रेंथ है हाउस ऑफ पीपल में वो 552 की है। कितनी है? 552। 550 तो नॉर्मल डायरेक्ट इलेक्शन से और 2 नॉमिनेटेड जो एग्लो इंडियन। हालांकि अभी फिलहाल सदन की जो फुल सीट की संख्या है वो 545 ही है, उनमें से 2 एग्लो इंडियन और 543 इलेक्टेड। तो इलेक्टेड मेंबर कितने? 543। नॉमिनेट कितने? 2। बात की थी हमने एग्लो इंडियन, हिंदी में क्या बोलते हैं? आंगल भारतीय। ठीक है, तो ये जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं आंगल भारतीय, ये इसमें वोट नहीं दे सकते। इसे भी काट दूं तो एक तो ये। फिर इधर आइए, काउंसिल ऑफ स्टेट के भी इलेक्टेड। काउंसिल ऑफ स्टेट में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 250 की स्ट्रेंथ है। कितनी स्ट्रेंथ है? 250। अभी कितनी है हमारे यहाँ? टोटल 245 की फुल सीटिंग है अभी। जैसे यहाँ पे 545 की फुल सीटिंग है ना, सीटें खाली रख रखी है कि कभी जरूरत पड़े, बढ़ानी पड़े तो हम और बढ़ा देते। वैसे तो यहाँ 552 है टोटल, पर इन दोनों को प्लस कीजिए कितनी आ रही है? 545 ही आ रही है। वैसे यहाँ 250 है टोटल, 250 है, पर अभी वैकेंट है।
यानी 245 सीटें अभी फिलहाल है। उसमें से नॉमिनेटेड कितनी है? 12। कहाँ से? प्रेसिडेंट ही इनको नॉमिनेट करता है। आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस में आपका अच्छा योगदान है तो आपको ठीक है सदस्य बना दिया जाएगा राज्यसभा। और बाकी मेंबर इलेक्टेड होते हैं बाय द वे ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। विधानसभा के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे वोट देते हैं। कितने वोट हो गए? कितने लोग हो गए? 5 तो हमने हटा ही रखे हैं ना, 233। अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक नामावली बनेगी उसके अंदर संसद के केवल दोनों सदनों के केवल इलेक्टेड मेंबर। तो कौन कौन को नहीं लिया है ये जानना जरूरी है इस चार्ट से, क्योंकि सीधी लाइन से पढ़ते हैं तब तो अपने याद रहता है हाँ संसद के दोनों सदन हैं उनके सदस्य, पर इससे पूरा पता रहेगा। निर्वाचक नामावली में संसद में 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति वोट नहीं देगा, खुद को वोट नहीं दे सकता। अब बच गए कौन? हाउस ऑफ पीपल में भी केवल इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं। क्यों नहीं सर नॉमिनेटेड? ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं है ना, हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, जो कि अंग्रेजों ने यहीं की महिलाओं से विवाह करके उनके बच्चे हुए और वो यहीं पे रह रहे हैं तब से, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं हो, इसलिए 2 सीट नॉमिनेशन का प्रावधान किया गया एंग्लो इंडियन के लिए, क्योंकि चुनेगा तो इनको कोई है नहीं, है ना। इलेक्टेड और नॉमिनेशन में तो पता है ना आपको, ये नाम निर्दिष्ट है, जिसको इच्छा है बना दो, और यह है चुनाव लड़ना पड़ता है। तो जो 2 एंग्लो इंडियन है वो किसने चुने हैं? राष्ट्रपति नहीं चुने। और चुनाव भी किसका हो रहा है? वो तो किसे वापिस चुनेंगे? जिसने उन्हें चुना है, या उसके कहने, सर वापस वो खड़ा नहीं हो तो उसके कहने पे किसी को करेंगे। आज मेरे को आपने कुछ बनाया है तो आपके कहने पे मैं वापस कुछ नहीं कर सकता क्या? 100% करूंगा। ये बायस होंगे, इसलिए ये तो लोगों ने चुने, ये बायस नहीं हो सकते, ये बायस होंगे इन्हें, इसलिए इन्हें वोट का अधिकार नहीं। इधर काउंसिल ऑफ स्टेट में टोटल मेंबर 245, उनमें से 12 कौन से होते हैं? नाम निर्देशित, यानी इनको राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया होता है। इन आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस में जिनका अच्छा योगदान है उन्हें राष्ट्रपति ही नाम निर्दिष्ट कर। अब बताइए, राष्ट्रपति ने इनको नाम निर्दिष्ट किया, फिर ये राष्ट्रपति को कर दे, फिर राष्ट्रपति इन्हें कर दे, फिर ये राष्ट्रपति, खेलते रहो। इन्हें वोट की पावर देनी चाहिए क्या? नहीं देनी चाहिए, तो इन्हें भी पावर नहीं है। सिर्फ याद नहीं करना, हमें समझना है किसे पावर है किसे नहीं, और जिन्हें नहीं है वो क्यों नहीं है। आई बात समझ? इन लोगों को पावर पार्लियामेंट को क्यों दी सर? हमारे द्वारा चुने हुए ही तो लोग हैं, हमारा रिप्रेजेंट। या तो एक का वोट लो हम सबका प्रेसिडेंट के लिए, है ना, एक व्यक्ति का वोट, या हमारे द्वारा चुने हुए लोग, जैसे कॉलेज में हुआ करता था क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव, कभी आपने देखा हो तो, वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हर क्लास से एक, है ना, जैसे मॉनिटर टाइप क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता, और वो सारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव मिलके कॉलेज के प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते थे, है ना। तो वो सिस्टम। चले आगे, फिर इलेक्टोरल कॉलेज में और कौन होता है सर? ये तो हो गई केंद्र का प्रतिनिधित्व हो गया, राज्यों का प्रतिनिधित्व है सर, राज्यों का भी होना चाहिए ना, राज्य में जो लोग हमने चुन के भेजे। स्टेट लेजिस्लेचर में भी 2 पार्ट क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे बोलते हैं विधान सभा। क्या बोलते हैं? विधानसभा। इनका नाम अंग्रेजी में कम ही लोग सुनते हैं, इसलिए हिंदी में भी लिखा। इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, काउंसिल, विधान परिषद, ठीक है। इसे विधानमंडल बोलते हैं। इन्होंने बोला राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक नामावली बनेगी उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सर यानी विधान परिषद को इन्होंने लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? पर्सन ये बैठता है। वेरी गुड। हमारे देश के अंदर विधान परिषद सभी स्टेट्स में नहीं। क्या राजस्थान में विधान परिषद नाम सुना आपने कभी?
केवल क्या है? विधानसभा। ये केवल 6 स्टेट में, आई थिंक अबार बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केवल 6 ही जगह पे क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद। अगर जिस दिन सभी स्टेट्स के अंदर विधान परिषद हो जाएगी, उस दिन इन्हें भी क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का मौका दे। मान लीजिए इन्हें मौका दे देते हैं चुनने का, तो ये देखिए जैसे बिहार, सभी राज्यों के फिर मापमान में एक ग्रुप, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, इनके राज्य में क्या है? विधानसभा भी है, तो वहाँ के मेंबर भी वोट देंगे, विधान परिषद भी है, वहाँ के मेंबर भी वोट देंगे, तो इन स्टेट में तो डबल वोट जाएंगे। और राजस्थान जैसे देश के राज्य में सिंगल वोट जाएगा। तो ये असमानता हो गई 2 राज्यों में। इसलिए क्योंकि सभी स्टेट्स के अंदर विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इसलिए इन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं। क्लियर? जिस दिन हमारे देश के सभी राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण हो जाएगा, उस दिन राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भी बराबर भाग लेगी। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हम विधान परिषद बनाने की और विचार करें। कोई भी अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। समझ रहे हैं बात को? जी सर। ये पावर हाथ में विधानसभाओं के ही है कि हम क्या बनाएं, क्यों बनाएं? हाँ, विधानसभा के और विधानसभा द्वारा चुने गए लोगों के ही हाथ में। चलिए, अब आती है विधानसभा। विधानसभा के भी 2 भाग, कौन कौन से सर? इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड कौन होते हैं इसमें? विधानसभा में होता है क्या कोई? एक एग्लो इंडियन होता है। हर विधानसभा में एक एग्लो इंडियन क्या हो सकता है? नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन। कितनी पोस्ट है? इसे भी क्या हक नहीं है? प्रेसिडेंट को चुनने, क्योंकि इनडायरेक्टली ये किसके द्वारा चुना गया है? प्रेसिडेंट द्वारा। और ये वापस प्रेसिडेंट को वोट दे दे, आपस में खेलते रहे? नहीं, तो केवल इलेक्टेड मेंबर ही वोट दे सकते हैं विधानसभा। अब देखिए इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग आ गए। देखिए केंद्र का और राज्य का बराबर रिप्रेजेंटेशन। इधर देखिए पहले संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, नॉमिनेटेड हटा दिए, प्रेसिडेंट हटा दिए। क्लियर? फिर आता है सभी राज्यों के विधानसभाओं। ये क्यों हटा दिया? सभी राज्य में नहीं है ना, अनफेयर हो जाएगा। कुछ राज्यों को तो डबल हक मिल जाएगा, किसी को है ही नहीं, इसलिए इन्हें हटा दिया। समस्त राज्यों की विधानसभाओं के केवल नॉमिनेटेड क्यों नहीं? वही सेम कहानी, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं चुना है, इसलिए इन्हें हक नहीं देंगे। सभी विधानसभाओं के निर्वाचित, यहां सभी राज्यों की विधानसभाओं में दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, अभी नया भी तो जुड़ गया, जम्मू एंड कश्मीर में भी तो विधानसभा है। इन 3 यूटी की विधानसभाएं भी भाग लेती है, ध्यान रखना। समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पद के अंतर्गत दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं भी अंतर्वलित है। क्लियर? क्यों सर? बाकी यूटीज के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। इन यूटीज में जब है तो इन्हें भी तो रिप्रेजेंटेशन का मौका दो। ये लोग पागल थोड़ी है बेचारे, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? अरे बाबा, मान लीजिए कोई यूटी है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? वहां तो विधानसभा है ही नहीं। विधानसभा जिनमें नहीं है उनका नहीं होता, जिनमें है उनका तो रिप्रेजेंटेशन कराओ। अब इसे सिंपली जैसा बैरेक्ट में लिखा है वैसा लिखने का प्रयास। ये उतार लिया सबने? क्रॉस जरूर कर लेना जिनका वोट नहीं लगता उनके आगे। अब देखो, आप इन्होंने क्या लिखा है, बहुत सिंपल सा वर्ड लिख दिया। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हालांकि इसकी हेडिंग होनी चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें कौन कौन होगा?
आर्टिकल 54 बोलता है, क्या बोलता है सर? 2 पॉइंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ, ये हमने डिटेल में बात कर ली। पार्लियामेंट के 3 अंग, परंतु हाउस 2 ही होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनमें भी नॉमिनेटेड भी होते हैं मेंबर, इलेक्टेड भी। केवल किसे मौका मिल रहा है? क्यों मिल रहा है ये समझ आया? क्योंकि नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। आपस में ही खो खो नहीं खेलनी है ना। सेकेंड वन इज, अंग्रेजी में बोलो भाई, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, ये थोड़ा ध्यान रखना, केवल स्टेट लेजिस्लेचर पूरी नहीं है, केवल विधानसभा है ना, विधान परिषद को इसमें नहीं लिया। लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों नहीं लिए? इसका कारण कोई पूछे तो इंटरव्यू में, सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं। एमएलसी नाम सुना हो, जैसे हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वैसे एमएलसी भी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो उन्हीं जगह होता है जहां विधान परिषद हो। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, हर राज्य की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। और यहां भी स्टेट इंक्लूड्स वे सभी यूटी जहां पे यूटीज विच हैव देयर लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना। स्टेट के अंदर वो यूटीज भी आती है जिनकी खुद की क्या हो, लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सी है वो? दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू। इन 3 यूटी के पास क्या है? अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? तो अब हमें पता लगा वोट देते कौन। अभी तो हमें मिनट पता लगे हैं कौन कौन है जो वोट दे सके। कैसे देते हैं, कैसे चुना जाएगा, इसके बारे में कोई जिक्र अभी तक नहीं हुआ। 54 आर्टिकल सिर्फ इतना बताता है कौन वो लोग हैं जो वोट देंगे। तो हमारे पास मिनट तो भेड़े हो गए, ये वोट देंगे। अब कैसे देंगे ये अभी तक हमने नहीं। कौन कौन देंगे एक बार आप क्लियर कर दो कि आपको समझ आ गया, तो हम आगे चलें। कौन कौन दे सकते हैं? वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नाम निर्दिष्ट नहीं, केवल निर्वाचित, नॉमिनेटेड नहीं, केवल निर्वाचित। और समस्त राज्यों की विधानसभा, विधान मंडल नहीं, विधान परिषद नहीं, केवल विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। किन किन को एक्सक्लूड किया और क्यों, ये समझ आया? पक्का? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। ये एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने आपको बता दी। इन दिस आर्टिकल एंड इन आर्टिकल 55 स्टेट इंक्लूड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पौंडीचेरी। एवं मैंने क्या जोड़ दिया? क्यों जोड़ दिया? ये यही कहना चाह रहा था, विधानसभा के। ठीक है, चलो 55 में जाने से पहले एक आपसे थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं हम। हमने क्या किया है, सभी जगह को बराबर रिप्रेजेंटेशन का प्रयास किया है। केंद्र को किया है, लोकसभा और राज्यसभा को हामी दे दी, राज्यों को भी मौका दिया है ना? दिया या नहीं दिया रिप्रेजेंटेशन का? ठीक है, पर सोचिए क्या इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? इस फॉर्मूले में क्या कुछ जगह के लोग एक सौतेला व्यवहार महसूस करते हैं क्या? जी हाँ, उन यूटीज का सोचिए जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। 3 तरह से मेंबर जा रहे हैं। पहले लोकसभा वाले, आपका रिप्रेजेंटेशन 3 बार हो रहा है। आप राजस्थान के लोग हो, आपका रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के चुनाव में 3 बार हो रहा है। कैसे दिखाता हूं। लोकसभा आप ही चुनते हैं डायरेक्ट, है ना? तो आपका एमपी अर्जुन राम जी मेघवाल वगैरह कोई भी दे रहा है वोट, तो वो। दूसरा राज्यसभा, ये राज्यसभा कहां से बनती है सर? आपने जो एमएलए चुने हैं वही एमएलए राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, यानी आपका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के मेंबर के द्वारा दूसरी बार हो रहा है ना? तीसरा, आपके राज्य की विधानसभा, तीसरा रिप्रेजेंटेशन 3 ही बार होता है।
भारत के समस्त व्यक्तियों का प्रेसिडेंट के चुनाव में 3 जगह रिप्रेजेंटेशन होता है। मेरे अकेले के लिए 3 बार वहां वोट पड़ेगा। कैसे? मैंने जो एमएलए चुने हैं वो वोट देंगे, मेरे चुने हुए एमएलए द्वारा चुने गए एमपी राज्यसभा के वो भी वोट देंगे, और मेरे द्वारा डायरेक्ट चुने गए एमपी भी वोट देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? अब आते हैं यूटीज, इनको छोड़ दें। जो यूटी बची आपकी, पीछे 5 यूटी बच गई ना, उन यूटी के साथ क्या होगा? यानी जो लद्दाख के लोग हैं, जो दमन दीव के लोग हैं, जो दादर नागर के लोग हैं, है ना, जो है ना, तो ऐसे लोगों के लिए लोकसभा का वोट तो लगता है डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो डायरेक्ट काय में वोट देते हैं। एमपी तो हर जगह का होता है, हाँ या ना, वो वोट देते हैं। ये तो रिप्रेजेंटेशन। क्या ऐसी जगह विधानसभाएं होती है? क्या यूटीज इन 3 यूटी के अलावा कहीं विधानसभा है बाकी 5 यूटी में? नहीं। तो उनका विधानसभा ही नहीं होती, तो विधानसभा में आदमी नहीं होते तो उनका विधानसभा के द्वारा प्रेसिडेंट के वोट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। जब विधानसभा नहीं है तो उनके द्वारा, जब हमने शेड्यूल 4 पढ़ी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो हर स्टेट से कितने एमपी जाएंगे राज्यसभा में, ये शेड्यूल 4 में लिख रखा है। तो वहां उन यूटी का कोई जिक्र ही नहीं है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं। अरे बाबा, राज्यसभा में आदमी कैसे जाते हैं? विधानसभा के लोग ही तो चुनते हैं। अब जिस यूटी में विधानसभा नहीं है तो वो चुनेंगे कौन? तो इनके राज्यसभा में भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। चूंकि राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट के चुनाव में भी इनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा की ओर से नहीं है। तो इन विचारों को साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? यूटी एक्चुअल में बनाई तो इसलिए थी कि स्पेशल स्टेटस मिले और स्पेशल, है ना, ट्रीटमेंट मिले। पर यहाँ क्या हो रहा है देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वे यूटी जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उन वहां के व्यक्तियों का रिप्रेजेंटेशन केवल प्रेसिडेंट के चुनाव में 1 दफा हो रहा है बाकियों के मुकाबले। बाकी कितनी दफा हो रहे हैं? 3 दफा हो रहा है। आप सबका कितनी बार हो रहा है? आप सबके लिए 3-3 वोट पड़ रहे हैं। विधानसभा वाले लोग भी दे रहे हैं, उनके द्वारा चुने गए राज्यसभा के लोग भी दे रहे हैं, और आपने जो डायरेक्ट एमपी चुने वो भी दे रहे हैं। इनके विचारों की क्या दिक्कत है? विधानसभा नहीं है तो वो नहीं है, विधानसभा नहीं है तो राज्यसभा नहीं है तो वो भी नहीं दे रहे, केवल एक लोकसभा के वोट से काम चला रहे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्लियर? पूछेगा कोई नहीं, पर भाई लॉ का अर्थ ही यही है कि आप कुछ जाने समझे, है ना। तो अपने पास मिनट तो हो गए वोट देने वाले। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हेडिंग दे रखी है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हमने दी है कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। आइए 1-2 लाइन पढ़ लेते हैं, इसकी भी विचारेगी ये क्या कहना चाह रहा है। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ये तो हो गया मैनर। As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of different state at the election of president. पहले ही भिड़ते ही एक बात बोल दी, आपको क्या रखनी है? यूनिफॉर्मिटी। किसमें? स्टेट के बीच में। किसी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा, किसी का कम, ऐसा नहीं होना। दूसरा क्लोज पढ़ोगे तो ये कह रहा है स्टेट और केंद्र, यूनियन, उनके बीच में भी पैरिटी रखनी है, उनमें भी समानता रखनी है। जितना स्टेट को महत्व दे रहे हो आप, हमारा देश यूनियन है, जितना स्टेट राज्यों को महत्व है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सभी राज्यों में मिला के, उतना ही बराबर केंद्र को भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पढ़िए सेकंड क्लोज। For the purpose of securing such uniformity among the state, inter se, as well as parity between the state as a whole and the union, क्या करना है आपको? टोटल स्टेट एज ए होल, पूरा स्टेट इक्वल्स टू यूनियन। किन्हीं को नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझेंगे। पहले इन 2 वर्ड्स को समझिए। सिंपल सा इन्होंने बोला सभी राज्यों को समान हक
मिलना चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। राजस्थान को जितना हक है उतना ही यूपी को, उतना ही एमपी को, उतना ही सबको। क्लियर? सभी किसी राज्य में आपको भेदभाव नहीं करना है। अगर कर दोगे तो वही राज्य क्या है, प्रेसिडेंट चुनेंगे आप, बाकियों के बेचारों की कोई अहमियत ही नहीं रही। वैसे ही बोला जितना टोटल स्टेट को पावर है सारे राज्यों को मिला के उतनी ही पावर केंद्र में, यानी साफ शब्दों में कहूं जितनी सारे एमएलए को पावर है मिलके उतनी, समझ गए? सारे एमएलए भारत के जितने भी सारे एमएलए मिला के वोट देते हैं, यानी दो पार्ट किया था ना, पार्लियामेंट के दोनों सदन और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, तो जितना विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर को पावर है उतनी की उतनी एग्जैक्ट कितनी होनी चाहिए, दोनों सदनों के मेंबर को पावर होनी चाहिए। क्लियर? पहले इसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्मिटी इन स्टेट्स। ये कैसे होगी? आप सोचिए पहले कि हमने ये ध्यान कर लिया कि वोट देंगे कौन, ये हमें पता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित, तो हमारे पास मेंबर हुए। अब हम ये चाहते हैं सभी स्टेट का बराबर रिप्रेजेंटेशन हो। उसका फॉर्मूला क्या है? सोचिए मन में, अगर है ना, पहले फॉर्मूले पढ़ने से पहले हमें सोचना चाहिए ऐसा क्यों किया। हम बात करते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर 200 एमएलए हैं, ठीक है, किसी जगह 300 होंगे, किसी जगह 400 होंगे, किसी जगह 50 होंगे, किसी जगह 60 होंगे, किसी जगह 110 होंगे। क्लियर? तो अगर हर एमएलए को बराबर पावर दें हम वोट देने की, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? फिर बोल रहा हूं, अगर हर एमएलए को कुछ करो ही मत ना, जैसे आप लोग हैं, इतने लोग हो, आपको कोई चुनाव कोई लड़ रहा है, ठीक है, आप मान लीजिए 20 लोग हैं, तो 11 वोट वाला जीत जाएगा। 2 लोग खड़े हुए, एक को 9 मिले, एक को 11, कौन जीत जाएगा? 11। तो आप सबकी वोट वैल्यू क्या है? बराबर है, यही होना चाहिए। या लड़कियों को एक वोट के लिए 2 लड़कियां आनी चाहिए, ऐसा कर दें तो ये तो असमानता होगी। तो समानता कब है कि सबकी वोट वैल्यू क्लियर। तो हर एमएलए को एक वोट देने का अधिकार दे दो, क्या दिक्कत है? नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर अब सोचिए, अब इस पे डिटेल में जाइए। मान लीजिए राजस्थान इतना बड़ा है, जनसंख्या है लगभग अभी 8 करोड़ के आसपास आराम से पहुंच ही गई होगी, 6 करोड़ 80 लाख वो तो उस वक्त थे, है ना। अभी सोचिए राजस्थान में एमएलए कितने हैं? 200। अगर एक एमएलए को बराबर वोट की पावर होगी तो हम हाईएस्ट एमएलए एक राज्य में कितने हो सकते हैं? 5। तो राजस्थान 200 एमएलए क्यों रखेगा? कितने कर देगा अपने यहाँ? जितने ज्यादा एमएलए उतना ही राष्ट्रपति के चुनाव में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा। तो हर स्टेट भले ही उसकी जनसंख्या 1 करोड़ ही क्यों ना हो, अपने पास एमएलए कितने रखेगा? क्यों ना रखे बताओ? कोई दिक्कत ही नहीं। हाईएस्ट आप 500 एमएलए रख सकते हैं अपने सीट, है ना, विधानसभाओं में। तो अगर एमएलए की वोट वैल्यू, अगर पर एमएलए की सबकी वोट वैल्यू समान हो एमएलए की, तो फर्क क्या पड़ेगा? हर स्टेट अपने यहाँ मैक्सिमम एमएलए रखने के प्रयास करेगा, जिसका अर्थ क्या होगा कि जितने ज़्यादा एमएलए उतना ही हमारा रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के चुनाव में ज़्यादा। अब कहीं की जनसंख्या 8 करोड़ होगी, वहाँ भी 500 एमएलए होंगे। कहीं की जनसंख्या 1 करोड़ होगी, वहाँ भी कितने एमएलए होंगे? 500। 8 करोड़ के लिए 500 वोट पड़ रहे हैं। ये हमारी तरफ से ही तो वोट दे रहे हैं एमएलए, नहीं समझ रहे क्या? हम डायरेक्ट ना दे पाए, इतनी जनसंख्या एक साथ परेशान ना हो, इसलिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या दे रहे हैं? 8 करोड़ का रिप्रेजेंटेटिव भी 500 वोट दे पा रहा है, और 1 करोड़ के रिप्रेजेंटेशन में भी कितने वोट पड़ रहे हैं? ये तो असमानता हो गई पूरी तरह से। यूनिफॉर्मिटी हुई क्या? नहीं। अपनी मर्जी से ही फिर लोग एमएलए खेलेंगे, एमएलए बढ़ा दो अपने, है ना। राजस्थान में 200 है क्या? राजस्थान जनसंख्या कितनी? 8 करोड़ है। चलो अपनी कितनी है कि सर 2 करोड़ ही है, अपने 350 कर दो एमएलए, क्या दिक्कत है? एमएलए से ही वोट पड़ना है तो। और एक तरफ 8 करोड़ का रिप्रेजेंटेशन 200 कर रहे हैं, एक तरफ 2 करोड़ का रिप्रेजेंटेशन 350 कर रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे बात? एक्चुअल में हम चाहते क्या है कि हम लोगों को बराबर मौका मिले वोट देने का।
है ना, हमारी तरफ से ही तो एमएलए वोट दे रहे हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन सभी स्टेट में बराबर होना चाहिए, है ना, सभी स्टेट के सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के चुनाव में बराबर। तो ये होशियारी तो हम किसी स्टेट को करने नहीं देंगे। तो सर क्या करें? एक तरीका है, आप कितने भी एमएलए रख लो, आपकी वोट वैल्यू आपकी जनसंख्या के हिसाब से कर दें तो नहीं समझे बात को? एग्जाम्पल लेते हैं ना, ये स्टेट है, यहां मान लीजिए 10,000 पॉपुलेशन, कम ले रहा हूं ताकि आपको जोड़ गणित में सही रहे, है ना। यहां एमएलए कितने हैं? 500, और जनसंख्या कितनी है स्टेट की? 10,000। यहाँ पे 5,000 ही जनसंख्या है, और इन्होंने भी एमएलए कितने बना लिए अपने? 5। अगर एमएलए के हिसाब से वोट पटके तो दोनों में बराबर ही हो गए वोट, जबकि यहाँ डबल होने चाहिए। हम क्या करेंगे? 5,000 बटा 500, 10,000 बटा 500, ठीक है। ये कितने हुए? 20। यहाँ कितने हुए? 10। 500 जने वोट दो, पर आपके एक वोट की कीमत केवल 10 ही होगी। आपके हर एमएलए के इन 500 लोग हैं ना, इन एक जना वोट डाल के आएगा तो उसकी वोट वैल्यू केवल कितनी होगी? 10। यहाँ एक जना वोट डाल के आएगा तो वोट वैल्यू कितनी होगी? बराबर हुए कि नहीं? नहीं समझे? आप एमएलए कितने भी कम ज्यादा कर लो, अब एमएलए क्यों बढ़ाएगा? ये नहीं बढ़ाएगा क्योंकि उसको पता है कि वोट वैल्यू जनसंख्या से डिसाइड होगी। आप अब 100 भी कर लोगे, अब 500 क्यों करोगे? आप क्या कर लेते हो अपने यहाँ? कितने हो गए? 50 ही हुए क्या? आपके एक एमएलए की वोट की पावर कितनी है? 50। उनके एक एमएलए की केवल कितनी है? 20। तो एमएलए को ही गलती से बढ़ाने का प्रयास, मेरे यहाँ एक भी एमएलए है, मान लीजिए यहाँ कितने एमएलए हैं? एक ही एमएलए है, तो उस अकेले को कितनी पावर हो जाएगी? 5,000 वोट की पावर हो जाएगी। यानी आप जिस जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हो उतनी ही पावर आपको मिलेगी। बढ़िया काम है या नहीं? नहीं तो एमएलए के हिसाब से अगर करें तो जितने एमएलए उतनी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा। हम रिप्रेजेंट किसका कर रहे हैं? आम जनसंख्या। तो आपके स्टेट के अंदर जितनी जनसंख्या है डिवाइडेड बाय आपके एमएलए, एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर? यानी एक्चुअल में टोटल राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? टोटल राज्य की पॉपुलेशन। नहीं समझ रहे? हमारे राज्य में 200 एमएलए हैं और जनसंख्या कितनी है? 8 तो उन 200 एमएलए के पास इन होल 8 करोड़ वोट की वैल्यू होनी चाहिए, हाँ या ना? कहीं किसी स्टेट में 200 ही एमएलए हैं और जनसंख्या 1 करोड़ ही है, तो उन 200 के पास मिला के भी कितनी वोट वैल्यू होगी? यहाँ 200 के पास 8 करोड़ की वोट। समझ गए? यानी हम 20 लोग एक आदमी चुन रहे हैं, हम 20 लोगों के लिए एक एमएलए है, तो उस अकेले के पास कितने लोगों की? 10 लोगों के ऊपर एक एमएलए है, तो उस एमएलए को 10 की ही पावर हो। यानी आप अब अपने स्टेट में जच्चे जितने एमएलए रख लो, पावर इन होल स्टेट के पास कितनी रहनी है? जितनी जनसंख्या है उतनी ही पावर रहनी। ये सबसे बढ़िया काम हुआ या नहीं? क्या ये यूनिफॉर्मिटी है या नहीं? सभी स्टेट की जितनी आपकी जनसंख्या उतनी आपकी वोट वैल्यू। एमएलए कम ज्यादा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए आप? एमएलए आप बढ़ा लो, आप कम कर लो। आपकी 8 करोड़ जनसंख्या, आप एक एमएलए भी रखोगे तो अकेले को 8 करोड़ की पावर है या नहीं? 10 कर दोगे तो 10 को 8 करोड़ की पावर। क्लियर? 200 कर दोगे तो 200 को 8 करोड़ की पावर, 500 कर दोगे तो 500 पावर उतनी ही रहनी है। एमएलए चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ। क्लियर? सिंपल सी बात है। चलो, ये हमने सबसे पहला तो काम ये किया, पर इन्होंने ये फॉर्मूला ऐसे नहीं रखा। अब समस्या क्या है? जनसंख्या हमने तो 10,000 5,000 ले ली गणित की कमजोरी की वजह से, है ना? मेरे तो ब्लड टेस्ट में भी आता है क्या कमी है कि गणित चलो इधर आओ। हमारे यहाँ जनसंख्या करोड़ों में है। आपकी एक एमएलए की, आपके स्टेट की वोट वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है? डिवाइडेड बाय टोटल एमएलए।
ये पूरे स्टेट की वोट वैल्यू, एक एमएलए की वोट वैल्यू कैसे हो जाएगी, जितने एमएलए उनका डिवाइडेशन दे दो, जो भी आएगा वो एक एमएलए की वोट वैल्यू। पर ये भी लाखों में आएगा, हजारों में आएगा, इसलिए इन्होंने इसे और छोटा करना, और कोई उद्देश्य नहीं है इस फॉर्मूले में एक और चीज जोड़ी, डिवाइडेड बाय, मतलब ये जो भी आए, जो भी इक्वल्स में आएगा ना, डिवाइडेड बाय 1000। या उल्टा पढ़ लो, जैसे 8 करोड़ है, 8 करोड़ में 0 7 लगेंगे क्या, कितने हो गए, डिवाइडेड बाय पहले 1000 कर दो, इससे क्या होगा, 3 डिजिट कम हो गए। अब कितने बचे, 80,000 बटे 200 कितने हो गए, एक एमएलए की, राजस्थान के एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी निकली, 400। एक एमएलए की कितनी वोट निकली, 400। आई बात समझ। ये फॉर्मूला है हमारे यहाँ पे एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालना। हमें ये तो पता लग गया वोट कौन देंगे, एमएलए और एमपी। एक एमएलए कितने वोट देगा वहां पे, पर एमएलए को एक ही वोट तो एक ही देगा, पर उसकी वैल्यू सबकी अलग होगी। क्यों ऐसा किया सर, सबकी वैल्यू समान रख देते। तो राजस्थान जो भी स्टेट है वो अपनी एमएलए की संख्या सबसे हाईएस्ट रखता, जनसंख्या का कोई लेना देना था ही नहीं। तो हमने एक फॉर्मूला इजाद किया। पहले तो कहा एक राज्य में कितने लोग हैं, 8 करोड़ है, तो उस राज्य को वोट वैल्यू भी कितनी मिलेगी, पूरे राज्य के एमएलए को कितनी मिलेगी, 8 करोड़ ही मिलेगी। संपूर्ण राज्य के एमएलए को कितनी वोट वैल्यू है, 8। इसे कम करने के लिए कि झंझट लंबा चौड़ा नहीं हो, हमने क्या कर दिया, एक फॉर्मूले में क्या जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 1000, ताकि कैलकुलेशन आसान। हटाया, कितना बचा, 80,000। ये टोटल राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू है। पूरे स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू कितनी हो गई, 80,000। होनी तो कितनी चाहिए, 8 करोड़, परंतु कैलकुलेशन लंबा चौड़ा हो जाएगा तो 1000 का डिवाइडेशन दे। फिर जो आया उसमें, ये तो किसकी है वोट वैल्यू, पूरे राज्य की, जितने भी एमएलए हैं उनकी वोट वैल्यू, डिवाइडेड बाय एक की निकालनी है तो जितने एमएलए हैं, 10 है तो 10 लिख दो, 100 है तो 100 लिख दो, 500 है तो 500 लिख दो। किसकी निकल जाएगी, एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर, पक्का, क्या समझ आए। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो समझ आएगा पहले। हमारे चुनाव में या हम जो वोट देते हैं उनमें तो ऐसा नहीं है, आप अपना वोट दे के आओ, आपकी वोट वैल्यू एक ही है, क्योंकि हम खुद दे रहे हैं, हम खुद एक व्यक्ति हैं, है ना। परंतु जब एमएलए वोट देते हैं तो एमएलए, हर एमएलए का एक वोट गिनना सही नहीं है, क्योंकि जिस स्टेट में ज़्यादा एमएलए होंगे उसकी वोट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, उसकी प्रेसिडेंट में इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने कहा जनसंख्या आधार होना चाहिए। इसने बोला भी यूनिफॉर्मिटी इन स्टेट, सभी राज्यों में समानता। समानता कब होगी, जितनी आपकी पॉपुलेशन है उतनी ही आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उतनी वोट वैल्यू। 8 करोड़ है तो आपको 8 करोड़ वोट दे सकते हैं आपके एमएलए। 10 करोड़ जनसंख्या है तो 10 करोड़ है, जितनी भी आपकी पॉपुलेशन। यानी इसका अर्थ सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट का कहाँ होता होगा, यूपी में। कहाँ होता होगा, भले ही एमएलए वो ज्यादा कर दे, भले ही एमएलए वो कम कर दे, उनका इन होल रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा ही। देखिए लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें हैं ना, एक स्टेट से कितनी सीटें जाएगी, इनका पहले से डिसाइडेशन पॉपुलेशन के हिसाब से हो रखा है। जैसे राजस्थान से एमपी की कितनी सीटें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 25 ही सीटें। यूपी से 80। क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पहले से लोकसभा की सीटें डिसाइड। राज्यसभा में राजस्थान से केवल 10 ही लोग जाते हैं, हाँ या ना, ठीक है। यूपी में कितने जाते हैं, देखो 4th शेड्यूल के अंदर। तो ये राज्यसभा और लोकसभा में कितने लोग जाएंगे आपके यहां से, उनका पहले से डिसाइडेशन कैसे हो रखा है, पॉपुलेशन बेस पे ही हो रखा है। पहले से किस बेस पे है, 31 जा रहे हैं। क्यों, इसका अर्थ है हमसे 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन वहां की है। नहीं समझ रहे बात को। तो राज्यसभा और लोकसभा में तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने यहाँ
अपनी मर्जी से एमपी बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, फिक्स है। आपके यहाँ से 25 ही एमपी जाएंगे तो 25 ही लोकसभा में एमपी जाएंगे। आपकी पॉपुलेशन इसी प्रकार की है। आपके यहाँ राज्यसभा में 10 जाएंगे, 10 आपकी पॉपुलेशन देख के ही है। जहाँ की जैसे कई स्टेट है जिनकी पॉपुलेशन ना के बराबर, वहाँ एक ही एमपी है, नहीं है क्या? क्यों है एक एमपी? वो तो स्टेट है ना, वहाँ भी तो बराबर एमपी दो, नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से। पर एमएलए पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, ये छूट है। आप जच्चे जितने अपने यहाँ एमएलए रखो, इसलिए एमएलए की वोट वैल्यू के लिए पूरा मेथड लगाना पड़ा। क्या बोला इन्होंने, आइए पढ़ते हैं। सेकंड, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग द स्टेट, राज्यों में ये यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए, एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट एज ए होल एंड द यूनियन, और साथ ही साथ राज्यों की पूरा वोट वैल्यू जितना उनका रिप्रेजेंटेशन उतना ही किसे मिलना चाहिए, केंद्र। द नंबर ऑफ वोट विच ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द legislative assembly of each state is entitled to cast at the election such determined in the following manner. Every elected member of legislative assembly of state shall have as many votes as there are multiple of 1000. सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 1000 के मल्टीपल में, है ना, यानी 2 के पाड़े में जो जाता है, वैसे 1000 के पाड़े में, है ना, तो 1000 से उसको डिवाइड करना है पहले, ठीक है। जो आया obtained by dividing the population of state by the total number of the elected member of the assembly, यानी total population of the state, उसमें पहले चाहे आप 1000 का डिवाइडेशन दो तो और झंझट कम हो जाएगा, या आपके जचे तो टोटल एमएलए का दे, 1000 दे दिया, जो भी आया, जो भी वैल्यू आई आपकी आफ्टर डिवाइडेशन बाय 1000, उसमें कितने दे दो, टोटल एमएलए। ये जो वैल्यू निकली, ये तो क्या निकली, पूरे स्टेट की। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1000, ये तो कितनी है, पूरे स्टेट की कितनी वोट वैल्यू है। एक एमएलए की निकालनी है तो भाई पूरे स्टेट में जितने एमएलए हैं, वो तो सिंपल गणित है, ये तो मन नहीं आवे, 34 नंबर है गणित में, 12, है ना। टोटल जितने वोट वैल्यू है पूरे स्टेट की डिवाइडेड बाय एमएलए, वो क्या आ जाएगी, एक एमएलए की वोट वैल्यू है। तो हर एमएलए को अब इतना ही वोट देने का पावर, पर ये एक स्टेट में सब एमएलए समान वोट देंगे। राजस्थान के सब एमएलए को अभी हमने निकाला 400 वोट वैल्यू की पावर है ना, पर ये सेम वोट वैल्यू यूपी में हो, एमपी में हो, जरूरी नहीं, क्योंकि वो पॉपुलेशन के हिसाब से है, प्योरली किसके हिसाब से है, पॉपुलेशन। क्लियर? ये तो हो गया एक एमएलए की वोट वैल्यू। तो एमएलए ने वोट दे दी, और कौन देता है वोट, एमपी दे दी। सबसे सिंपल फंडा, ये एक स्टेट की निकली वोट वैल्यू, है ना, वैसे ही सभी स्टेट की वोट वैल्यू निकाल लो। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट की जनसंख्या है 6 करोड़, डिवाइडेड बाई 1000 हो गई, निकल गई। किसी की है 5 करोड़, डिवाइडेड बाय 1000, तो ऐसे ही 31 की 31 कौन हो गए, 28 स्टेट्स, 3 यूटी हो गई ना। उन सब की क्या निकाल लो, वोट वैल्यू निकाल लो। किसी की 60,000 निकली, किसी की 50,000 निकली, किसी की 40,000 निकली, ऐसे करके सबका टोटल कर लो। यानी सभी एमएलए की, पूरे नेशन में जितने एमएलए हैं, लगभग 4033 के करीब पूरे भारत में एमएलए हैं। कितने एमएलए हैं पूरे भारत में, कम ज्यादा हो सकते हैं, एक आइडिया अप्रोक्स बता रहा हूं, 4033। तो सबकी वोट वैल्यू निकल गई। मान लीजिए निकलती है 5 लाख, कितनी निकलती है, इतनी की इतनी वोट वैल्यू किसकी होगी, ये सारे एमएलए की वोट वैल्यू है, इतनी की इतनी सारे एमपी की होगी। बात खत्म। जितनी सारे राज्यों के एमएलए की वोट वैल्यू निकले, वो एग्जैक्ट कितनी होगी, किस एमपी की भी। क्यों, यहां लिखा है पैरिटी बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। नहीं समझेंगे आप लोग, ऐसे उदास चेहरे क्यों हैं? चलिए अपन पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर तो है, फोन तो है सबके पास, तो मैं कोई भी जनसंख्या लिख सकता हूँ, ठीक है। ये एमपी मान लीजिए, एमपी की मैंने जनसंख्या लगाई है लगभग
10.5 करोड़ है ना, 10 करोड़ ऐसे ही होता है क्या? कितने हो गए? 10 करोड़ 50 लाख किसकी जनसंख्या है? एमपी। ठीक है, यूपी की और निकाल लेते हैं। यूपी की कितनी है देख ही लो, लगभग 18-20 लाख होगी, 20 करोड़ होगी है ना, 20 करोड़ के आसपास कर देते हैं। ठीक है, और राजस्थान की कितनी है? 8। ठीक है, और एक आधा स्टेट और बता दो भाई। बिहार कम कर देते हैं इसकी थोड़ी सी आप, चलो इसमें मैं एमएलए बताता हूँ एमपी के अंदर, मान लीजिए 250। इसमें एमएलए मैं बताता हूँ 80, इसमें मैं बताता हूँ, इसमें 500 बताता हूँ, इसमें बताता हूँ 200, इसमें बताता हूँ 150। सब स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू निकालो, एक एमएलए की निकालो, फटाफट निकालो। क्या करना है हमें? हर स्टेट के एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी। पहले इस पूरे स्टेट की भी वोट वैल्यू निकाल दो और फिर सिंगल की भी निकालो। सिंपल है ये तो, निकालो देखें। 420 लिख लो आप अपने बुक में। 1 सेकंड का काम होना चाहिए, नोट करने की जरूरत नहीं होती ऐसे चीजों को, फटाफट उत्तर देना होता है। नोट तो यहाँ किया हुआ है ना। एमपी के सारे एमएलए की वोट वैल्यू कितनी होगी? पहले तो ये बात करते हैं। 10 करोड़ 50 लाख भाग 1000, सिंपल सी। हमें कितने एमएलए देखने की आवश्यकता नहीं है। कितने आते हैं? 10 करोड़ 50 लाख में कितने का भाग देना है? 1000 का। तो पूरे एमपी के वोट वैल्यू आ जाएगी, पूरे एमपी के एमएलए। कितना हुआ बोलो भाई? 10,500 नहीं हुई, 1,05,000 है ना। ठीक है, पर एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 250 कर दो, 420 हो गया। नहीं आ रहा क्या? इधर देखिए, यूपी के सारे एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी है, डिवाइडेड बाय 1000 तो कितनी आ गई? 20,000। 20,000 ही क्यों आई भाई? 10 लाख। हाँ, 1 0 कम नहीं लगाया मैंने। 20 करोड़ है ना, तो 2 लाख पूरे यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू। पर एमएलए निकालनी है तो भाग 500, कितनी आ गई? 400। इधर आओ, राजस्थान, इसकी भी 400 ही आएगी। पर टोटल राजस्थान की वोट वैल्यू 3 0 हटा दो, कितने हो गए? 80,000। हेलो, पर एमएलए की 400। इधर बिहार की 5 करोड़ 40 लाख लिखा है, सारे एमएलए की 54,000, पर एमएलए 360। आ गई? क्यों नहीं आ रही? ऐसे ही सबकी आ जाएगी। नहीं आ रही क्या? अब यहां देखिए, जनसंख्या में इतना डिफरेंस। एमएलए की काउंटिंग में देखिए, यहाँ 250 है, यहाँ 500 है, जस्ट डबल। यहाँ 200 है, यहाँ 150 है, पर यहाँ देखिए पर एमएलए ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वोटिंग जो मेंबर्स है ना, उनके हिसाब से आपको वोट वैल्यू मिल रही। कितने लोग हैं आपके यहाँ? आपके पूरे स्टेट की वोट वैल्यू देखो, बहुत अंतर है। 1,05,000, 2,80,000, 54,000। क्यों? पूरे स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी वोट वैल्यू। तो एमएलए आप भले ही बढ़ा दो, भले ही कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपकी पूरे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कितना रहेगा? इतना ही रहेगा। एमएलए घटाने बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? इसमें चेंज आएगा क्या? अगर मैं यहाँ पे एमपी में एमएलए 50 ही कर दूं, क्या आपके पूरे स्टेट की रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क आएगा क्या? पूरे स्टेट को तो पावर कितनी है? 1,05,000 वोट वैल्यू ही मिले। अब पर एमएलए को आपको वोट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। 500 कर दूं तो कम हो जाएगी।
फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। आपका स्टेट का रिप्रेजेंटेशन आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से ही होगा। आप चाहे एमएलए बढ़ा दो, चाहे एमएलए के नंबर कम। क्लियर? अब जैसे कि 4 स्टेट का हमने क्या निकाला, सारे स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू निकाली ना। इस स्टेट के लोगों को इतनी पावर, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी, इन सभी 31 की 31 यानी 28 स्टेट और 3 यूटी की जो एमएलए की वोट वैल्यू यानी पूरे स्टेट की वोट वैल्यू है उसको काउंट कर दो यार। ठीक है, मान लीजिए आ गई 55 लाख। कितनी आ गई? सभी स्टेट की मिलाए तो, है ना? इतनी आएगी नहीं, मान लीजिए इतनी आ गई। इतनी की इतनी वोट वैल्यू अब किसकी होगी? ये सभी एमएलए की वोट वैल्यू होगी। इतनी की इतनी सभी। ये क्यों किया सर? इन्होंने बोला पैरिटी बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। जितना स्टेट को रिप्रेजेंटेशन का पावर है, आपको अपने राज्य के लोगों का वोट देने का पावर है। क्यों? क्योंकि आप उस राज्य से चुने हैं। एमपी कहाँ से चुना हुआ है? एमपी कहाँ के लिए होता है? पूरे नेशन के लिए होता है। तो उसे सभी नेशन के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करने की पावर है। नहीं समझ रहे बात को? आपको आपका एक एमएलए को वोट वैल्यू कैसे मिल रही है? पूरे राज्य की, उस राज्य की जनसंख्या जितनी है उसी हिसाब से आप क्योंकि आप उस राज्य के एमएलए हो, आया ना, तो उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से आपको वोट वैल्यू मिले। पर एमपी कहाँ के लिए होता है? पूरे देश की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब पर डिवाइडेड बाय एमपी। ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ये कर लो, इधर से नहीं करना चाहते ना तो पूरे नेशन की पॉपुलेशन, नेशन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1000, यही सेम ही आएगा। यही तो आएगा, नहीं आएगा क्या? हर स्टेट के आपने डिवाइडेड बाय 1000 किया पॉपुलेशन का, पूरा इन होल पूरा नेशन की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1000 कर लो तो भी सेम ही तो आना है। इन्होंने बस ये बोला, ये दिखाने के लिए कि हम स्टेट का रिप्रेजेंटेशन उतना ही रख रहे हैं जितना नेशन का उतना ही रख रहे हैं जितना स्टेट का है। तो ये डायरेक्ट ये भी बोल सकते थे पूरे नेशन की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1000, टोटल एमपी की वोट पावर होगी, डिवाइडेड बाय एमपी कर दोगे, एक एमपी की वोट पावर आ जाएगी। ऐसा नहीं बोला इन्होंने। क्या बोला? सारे नेशन के जितने स्टेट हैं उनके एमएलए की जो वोट वैल्यू है इक्वल्स टू एमपी की वोट वैल्यू। आइए देखिए क्या लिखा है, सी पढ़ना सीधा। Each elected member of either house of parliament shall have such number of vote as may be obtained by dividing the total number of vote assigned to the member of legislative assembly of state under clause A and B by the total number of elected member of both house of parliament fraction वाला सेम टू सेम वोट वैल्यू जितनी किसे मिली है सभी। अब एक एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकलेगी? 55 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एमपी कितने हैं? 776 एमपी हमारे पास। क्या आ जाएगा? 776 ही तो है, 543 उधर हो गए वोट देने वाले और 233 इधर हो गए, 776। तो जितनी भी एमएलए को, सारे एमएलए को 4033 एमएलए को जितनी वोट वैल्यू है ना, एग्जैक्ट उतनी वोट वैल्यू केवल 776 एमपीज को मिलेगी। क्लियर? क्या समझ आया? इतना तो टफ है ही नहीं भाई जितने आप चेहरा आपने ऐसे कर रखा है। किया क्यों है ये जानना जरूरी है। देखो फॉर्मूला सब कहने की बातें हैं। ये 2 वर्ड जो मैंने स्टार्ट में लिखे थे, यूनिफॉर्मिटी इन स्टेट्स एंड पैरिटी बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। स्टेट इक्वल्स टू यूनियन। सभी स्टेट को आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आपकी पॉपुलेशन 10 करोड़ है, 10 करोड़ बाई डिवाइडेड बाई 1000, ये आपके स्टेट की वोट वैल्यू आ गई। अब एमएलए आप ज़्यादा रखोगे तो वोट वैल्यू पर एमएलए कम आएगी, कम रखोगे तो ज़्यादा ही, पर आपकी स्टेट की वोट वैल्यू आपकी पॉपुलेशन जितनी ही रहेगी। क्लियर? सारे स्टेट की जितनी वोट वैल्यू है इक्वल्स टू एमपी की वोट वैल्यू। क्लियर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे एमपी की, चाहे वो हाउस ऑफ पीपल के हो चाहे काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी सारे एमएलए की आपने वोट वैल्यू निकाल ली। मान लीजिए 50 लाख सारे एमएलए की, सारे स्टेट की, तो इतनी की इतनी कितनी ये एमएलए की वोट वैल्यू है सारे की, पूरे देश के 4033 की, उतनी की उतनी क्या हो जाएगी
776 MP जो है आपके उतनी ही उतनी है। अब एक MP की कैसे निकलेगी? एक MLA की तो हम निकाल ही चुके, डिवाइडेड बाय 4033 नहीं करना है, ये तो स्टेट के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होगा, इनका तो पर वोट वैल्यू है। इनकी कैसे निकलेगी? 50 लाख डिवाइडेड बाय 706। सभी भारत के सभी MP की वोट वैल्यू समान रहेगी। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले से क्या होने वाला है, क्या क्या हो गया? पहले तो सभी स्टेट को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिला, पहली चीज ये हो गई। हुआ या नहीं हुआ? आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा, आपकी पॉपुलेशन कम है तो रिप्रेजेंटेशन कम। सभी स्टेट में इक्वलिटी हो गई पॉपुलेशन के साथ, आपस में कोई स्टेट में कम ज़्यादा नहीं, जितनी पॉपुलेशन उतनी वोट वैल्यू। हुआ या नहीं? जितना स्टेट को रिप्रेजेंटेशन है एग्जैक्ट उतना यूनियन को भी मिला प्रेसिडेंट के चुनाव में, है ना। प्रेसिडेंट इसीलिए कहते हैं यूनियन का भी है और स्टेट का भी है, दोनों को बराबर ही मिला या नहीं? जितनी वोट वैल्यू सभी राज्यों के MLA की है उतनी की उतनी किसे मिल जाएगी? सभी MP एग्जैक्ट सेम वोट वैल्यू रखेंगे। इस MP को, चाहे MP कहीं से भी आया है, इस MP को क्यों सर? इनकी पॉपुलेशन पहले से, ये पॉपुलेशन वाइज ही डिसाइडेड है। हर 12 लाख 13 लाख पे एक MP है हमारे देश में, है ना। अब थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ गई, उस हिसाब से अलग सिस्टम है, बनाया था तब 12 लाख 13 लाख पे एक MP का सिस्टम, तो पॉपुलेशन सही है, तो सभी MP को पहले से ही क्या है, बराबर वोट वैल्यू मिल रही है, हाँ या ना। सभी MLA को बराबर वोट वैल्यू नहीं है, पर एक स्टेट में जितने भी MLA है सबको बराबर वोट वैल्यू है या नहीं? राजस्थान के सभी MLA को 400 ही वोट की पावर है, भले ही वो बीकानेर से चुनाव, भले ही वो उदयपुर वाटी से चुनाव और भले ही वो उदयपुर से चुनाव, हाँ या ना। और MP चाहे भारत की उस कोने से हो चाहे इस कोने से हो, बराबर वोट वैल्यू। स्टेट को जितनी वोट वैल्यू है उतनी किसे वोट वैल्यू है? यूनियन। क्या समझ आया अब ये बताओ? ये सारी छोड़ो आप, ये तो समझने की बातें हुई, अब जो रटना है ना उस पर वापस आते हैं। एक प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन लोग चाहिए? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इंक्लूडिंग ड्यूटीज विच, जिनके अंदर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो हो गए लोग। अब इनकी वोट कैसे डिसाइड होगा? पहले MP के नहीं होते, पहले वोट किसके डिसाइड होंगे? MLA। जितने MLA के ओवरऑल होंगे उतने ही MP को डिवाइड करके मिलेंगे। क्लियर? MLA कैसे वोट वैल्यू निकलती है बताओ भाई, फॉर्मूला क्या है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, उसमें भले MLA का भाग दो पहले भाई, टोटल MLA इन स्टेट, टोटल MLA इन स्टेट, जितना भी आया, जो भी आया आपका, है ना, रेजिड्यू जो भी बचा है उसमें किसका भाग दे दो? ये केवल और केवल क्योंकि वहां भी वोटिंग काउंट करनी पड़ेगी। यहाँ तो भाग दे लोगे आप कि सर क्यों 1000 का भाग दिलवाया, कोई दिक्कत नहीं थी, 8 करोड़ पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय 200 MLA है, एक एक को 40-40 लाख वोट देने दो, जितना भी आता है ना, 4-4 लाख वोट देने दो। वहां भी तो जोड़ने पड़ेंगे, वहां दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो पहले से इन्होंने क्या कर दिया, 1000 का भाग दे दिया। इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी टोटल एक MLA की वोट। मैं 1000 का भाग क्यों देता हूं पहले? ताकि पूरे स्टेट की वोट वैल्यू निकल जाए। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या निकल गए? स्टेट की वोट वैल्यू निकल गई, है ना। अब इसके अंदर क्या कर दो, जितने MLA हैं, 200 है, 100 है, तो एक MLA की वोट वैल्यू। क्लियर? सारे स्टेट की वोट वैल्यू मिला लो, उतनी की उतनी किसकी हो जाएगी? सारे MP की वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय MP का नंबर कर दो, एक MP की वोट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो हमारे पास तैयार हो गए लोग भी, पर यहाँ एक और चीज़ है जो लिखी हुई है, B पॉइंट आप कहोगे सर छुटवा दिया, वो फ्रैक्शन के बारे में बोल रहे हैं। जैसे ये तो हमने कैलकुलेशन बहुत होशियारी से की है, पॉइंटों में आती है कैलकुलेशन। जनसंख्या ऐसे 8 करोड़ नहीं होगी, है ना, 6 करोड़ 86 लाख 4 पता नहीं 42,853। अब डिवाइडेड बाय 1000,
आएगा ना पॉइंट ऑफ। तो पॉइंट के बाद में अगर 500 से कम हो तो 0 कर दो, 500 से ज़्यादा हो तो 1 कर दो, इतनी सी बात है। ये हमें पहले से पता है ना। चलें आगे, पढ़ने की जरूरत है क्या इसको या चलने दूं? चलो अब थर्ड पॉइंट पढ़ो जो इस पूरे सिस्टम को घुमा के रखता है। The election of president shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting at such election shall be by secret ballot। मतलब पहले तो एक चीज और बता दूं, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व हम देख रहे हैं, पॉपुलेशन जो देख रहे हैं ना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय 1000 जो हम कर रहे हैं, वो 1971 की पॉपुलेशन लेनी है हमें, 2011 की नहीं लेनी, करंट की नहीं लेनी। कब की लेनी है सर? क्यों? यहां पॉपुलेशन कब की लेनी है? रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ना, तो रिप्रेजेंटेशन तो हकीकत तो क्या है, होना क्या चाहिए, अभी जितना है, तो जितनी पॉपुलेशन उतना रिप्रेजेंटेशन। 1971 में तो कहीं की कम होगी, अब वहां बढ़ गई होगी। सर आपने ऐसा क्यों किया? पीछे कारण है, हम इसी वक्त जनसंख्या नियंत्रण कानून के पीछे दौड़े 1971 के कुछ समय बाद, 2-3 सालों बाद, जब सरकार की मंशा हुई जनसंख्या, पंखा ऐसे ही कुछ चलाएंगे, सरकार की मंशा हुई कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आते हैं, है ना। 1971 की जब पॉपुलेशन देखी, और भाई साहब इतनी बढ़ गई, उन्होंने कहा कि एक समग्र परिवार हो, है ना, छोटा परिवार, सुखी परिवार हो। 1974-75 के आसपास उन्होंने यह अपने मन में स्थापित किया। उन्होंने लोगों को कहा भी, कानून भी बनाई इस संबंध में। पर हुआ क्या, साउथ के लोग और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो तो इन कानूनों के पक्ष में चलने लगे, इन कानूनों के साथ चलने लगे। उन्होंने तो कोशिश की कि पॉपुलेशन, सही बात है, देश के विकास में जरूरी है कि पॉपुलेशन कम से कम कंट्रोल में रहे, पर नॉर्थ के लोग ताबे नहीं खाए। हम ही हैं नॉर्थ में, है ना, हाँ आप ही हैं। नॉर्थ के लोग इस चीज में सरकार का समर्थन ना करते हुए पॉपुलेशन कंट्रोल पे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं, साउथ ने दिया, नॉर्थ ईस्ट ने। अगर इसका परिणाम अगर आज की जनसंख्या से लें तो देखिए, जिन लोगों ने सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना यानी जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन दिया, उन्हें तो प्रेसिडेंट के चुनाव में कम रिप्रेजेंटेशन मिलता, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी कम। और जिन लोगों ने सरकार की इस योजना के खिलाफ काम किया, सरकार के बढ़ावे में, देश के नेशन के उत्थान में उल्टा काम किया, यानी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई सरकार के कहते हुए, उनका रिप्रेजेंटेशन भी क्या होता। तो इस चीज को दबाने के लिए मन में ये सोचा कि इन लोगों को फायदा नहीं मिलना चाहिए जो सरकार की योजनाओं के विरुद्ध जा रहे हैं, सरकार के सहयोग नहीं कर रहे, है ना। वो तो क्योंकि जितनी पॉपुलेशन उतना रिप्रेजेंटेशन, यानी जब भी प्रेसिडेंट हमें अपना चुनना है तो उसके लिए लोग क्या करेंगे, सरकारें बिजली पानी सब फ्री कर देगी, अब बचा क्या फिर, पॉपुलेशन बढ़ाओ और काम धंधा तुम्हारे कुछ है नहीं। ये तो उल्टे की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स फिर क्या करती, केंद्र की जनसंख्या नियंत्रण परियोजना के खिलाफ काम करती या नहीं? क्यों? जितनी जनसंख्या उतना, हालांकि चलो अपने यहाँ प्रेसिडेंट एक रबड़ की मोहर मात्र है, वरना अगर वास्तव में प्रेसिडेंट को जैसी पावर दिखती है वैसी होती, तो सोचिए लोग वास्तव में स्टेट कभी भी, देखो पर्टिकुलर आदमी तो ना राष्ट्रपति के लिए बच्चे पैदा नहीं करेगा, पर स्टेट कभी भी इस परियोजना को सपोर्ट नहीं करता फिर जनसंख्या नियंत्रण को। वो चाहता पॉपुलेशन बढ़े, इसलिए इन्होंने पॉपुलेशन 1971 की काउंट करनी है हमें। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी पॉपुलेशन काउंट होगी वो कब की होगी, बढ़ाते रहो, कोई फर्क, रिप्रेजेंटेशन आपका उतना ही रहे। क्लियर? पक्का? चलें आगे। अब पढ़िए थर्ड क्लोज जो कहता है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है।
गुप्त मतदान होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान। इसका अर्थ क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो हो ही रहा है, जनसंख्या जितनी है उसी के हिसाब से ही वोट वैल्यू है ना? हाँ या ना? अरे भाई, जनसंख्या आपके जितने मेंबर हैं उतनी वोट वैल्यू नहीं है, जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से वोट वैल्यू है। हाँ या ना? तो ये तो हो रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय वे। आगे क्या लिखा है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या झंझट है सर? आइए देखते हैं। समझ लीजिएगा, अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, पर ये जहाँ भी है गलत है, जहाँ भी पढ़ाया गया है, जहाँ भी लिखा गया है, हर जगह गलत है। तो प्रयास करिएगा आप कुछ चीज़ समझ पाए। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वोट देने वाले लोग कौन हमें मिल गए? एमएलए, एमपी। उनकी वोट वैल्यू भी हमें पता लगा सकते हैं हम, है ना? थोड़ा टिपिकल है हमारे लिए करना, परंतु ठीक है, जिनके लिए है वो कर लेंगे। अब है इनके वोट कैसे बढ़ते हैं। इनके वोट मान लीजिए कितने आदमी खड़े करें पहले चुनाव में, ये देखो पहले आप जल्दी बोलो। ए, बी, सी, डी, 4 लोग चुनाव में खड़े कर दिए हमने, ठीक है? पहले तो मैं इनकी बात करता हूँ, पहले तो इनको ऐसे खड़ा करता हूँ ताकि एक बार आप कुछ और समझ जाएं, फिर लेटा देंगे। 4 लोग खड़े हुए, वोट देने वाले मान लीजिए आप लोग। क्लियर? गेट खोलना अगर खुलना नहीं है तो। वोट देने वाले कौन लोग हैं? आप लोग। वोट कैसे? सभी लोगों को, चारों को वोट देना है। हमें क्या करना है? 4 लोग खड़े हैं, आप एमएलए हैं, आप अपने आप को एमएलए एमपी समझ लीजिए। समझ लिया? थोड़ा ऐसे हो जाए, कल्ला हो जाओ थोड़ा, है ना? आप सबको वोट देने की पावर है। आपको ये कहा जाएगा आपको सबको वोट देने हैं। देखिए, 2 नहीं 2 आपकी मर्जी है, साधारणतः सबको वोट देने। पहला वोट तो देना ही होता है, प्रायोरिटी वोट तो देना ही होगा। अगर नहीं दिया तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप किसी को नहीं दो तो चलेगा, पर देना सबको चाहिए। मान लीजिए कपिल जी आए, कपिल जी को इनमें से चारों वोट देना है, कपिल जी को ये सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इसे क्या दे देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी। ये दूसरे नंबर पसंद है, ये तीसरे नंबर पसंद है, और ये चौथे नंबर पसंद। दे दिया, कोई दिक्कत? इनका वोट सर्वप्रथम केवल इसके लिए काउंट होगा। बात की बाद में देखेंगे, हम बाद में बात करेंगे। अब नेक्स्ट है नैनाराम जी, इनको ये पसंद है पहले नंबर, दूसरे नंबर ये पसंद है, तीसरे नंबर ये पसंद है, और चौथे नंबर ये पसंद है। क्लियर? अगले आए ईशान भाई, इनको पहले नंबर ये पसंद है, दूसरे नंबर ये पसंद, तीसरे नंबर ये, चौथे नंबर ये। अगले सिरदर जी आए, देख साहब, 1 2, ये सॉर्टेड लाइफ। हाँ, ठीक है जी सर। क्लियर? जी। ऐसे वोट पड़ेंगे। कितने वोट पड़ेंगे? 4033 एमएलए और 776 एमपी, सबके वोट गिरे। क्लियर? अपने हिसाब से सब वोट देंगे। सर्वप्रथम आपका केवल कौन सा वोट काउंटिंग में आएगा? जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी वोट दिया। अब यहां जब हम एक बार मैं टेम्परेरी कर रहा हूं, सभी को फर्स्ट प्रायोरिटी वोट, इसको 1 मिला है, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1। नहीं मिला क्या? जी सर। कौन जीतना चाहिए? कोई भी नहीं। यहां फिर दूसरे चरण की मतगणना होती। अब देखिए, सेकंड प्रायोरिटी वोट किससे ज्यादा मिले? ऐसे ही नहीं देखना है। अब आ जाओ ये पढ़ाया हुआ है लोगों का, इसलिए मैंने ये पढ़ाया, अब मैं दूसरा पढ़ाता हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। हालांकि हम एक जेन्युइन लोग लेंगे, है ना? 4033 और 776 लोग नहीं ले सकते हम वोटिंग के लिए, हमें कम ही करने पड़ेंगे। ए, बी, सी और डी। हम 100 वोट मानते हैं। टोटल कितने वोट मान रहे हैं? 100 लोग मान रहे हैं। सही रहेगा? समझना है, ठीक है।
जिताना मत किसी को, एक बार चारों के वोट बता दो कितने कितने पड़े। फर्स्ट प्रायोरिटी वोट पूछ रहा हूं मैं, यानी ए को कितने लोगों ने 100 में से पहला वोट दिया। अगर किसी एक को आपने 50% प्लस 1, 51% मत बोलिएगा, कितना बोलना है सर? ऐसा क्यों? मतलब मेजॉरिटी। अरे तो 100 का 51% बोल देता तो भी कितना होता? तो फिर 51% ही बोलो ना, 50 + 1 क्यों बोलते हो? 200 का 51% कितना होता है? जबकि मेजॉरिटी 101 में ही आ जाती है, नहीं क्या? तो ये जो भी गलती करते हैं 51% बोलने की, ये सरासर 1000 करते ही, 2000 करते ही, 5000 करते ही, 20,000 करते ही, ये 51% ना बोड़ा हो जाता है। कभी 51% नहीं बोलेंगे। लॉ के स्टूडेंट क्या बोलेंगे? जब भी मेजॉरिटी की बात आए 50% + 1। क्लियर? जस्ट आधा करो, उससे एक ज्यादा कर दो। भले ही 51% करने के लिए 500 ज्यादा हो सकते हैं, पर एक ज्यादा के लिए कोई जरूरत नहीं। क्लियर? 50% + 1 तो 200 का 51% तो कितना हो गया? 102। और 50% + 1, 50% यानी 100 + 1 101। क्लियर? ठीक है। तो हमें किसी को जिताना नहीं है। जिता दोगे तो फिर समझोगे क्या यहाँ क्यों आए हो? जिता दो, मेरे तो बढ़िया है। इसको 60% दिला रहे थे नूतन जी, इसको 20 दिला देते हैं, इसको 10, इसको 10, ये जीत गया, घर जाओ मजे करो, बन गया है प्रेसिडेंट। ऐसे ही बनता है भारत में। सिर्फ एक बार द्वितीय चरण के चुनाव हो रखे हैं। डॉक्टर वेंकट वरागिरी, वेरी गुड, जिनको द्वितीय चरण के चुनाव। हम द्वितीय से भी आगे जाएंगे ताकि आपके दिमाग के सारे पेच एक बार के लिए खुल जाएं, है ना? लो भाई, वोट दिलाओ फटाफट। यार कंफ्यूज मत करो मेरे को, गणित बहुत कमजोर है ना? पूरे पूरे बोला करो। है 30 दिला दिया। चलो, फर्स्ट प्रायोरिटी वोट इसको कितने मिले हैं? यानी 100 लोगों में से 30 लोगों ने इसे पहले नंबर पे चुना है। आ रही है ना ये बात समझ? सेकंड प्रायोरिटी वोट नहीं देखने हमें। प्रथम बार क्या देखा जाता है? जैसे सबने वोट डाल दिए, 1 2 3 4 5 जितने भी लोग खड़े हुए सबको वोट दिया आपने, है ना? किसी को एक प्रायोरिटी। अब सब लोगों की वोट निकालेंगे, उसका देखेंगे उसने फर्स्ट प्रायोरिटी किसे रखा। इन चारों के डब्बे अलग रख दिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ए को इतने आए हैं, वो उसने भले ही सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी किसी को भी दिया हो, उसका वोट सीधा किसके डब्बे में जाएगा? ए के डब्बे। क्लियर? नहीं समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे बात? 25 लोग खड़े हैं बार एसोसिएशन, बार काउंसिल में 25 लोग खड़े होते हैं। हमें 25 को वोट देने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपका वोट सिर्फ किसके लिए गिना जाएगा? जिसको आपने पहले नंबर। तो फिर दूसरा तीसरा क्यों डलवाते हैं वो बाद में समझेंगे। आपका वोट सीधा किसके डब्बे में जाएगा? 30 लोगों ने ए को फर्स्ट प्रायोरिटी वोट दिया, तो ये 30 के 30 वोट किसके डब्बे में फेंक दिए जाएंगे? ए के डब्बे। बी पे आइए, कितने वोट? 25। ठीक है। अगला सी, पूरे 100 करने हैं, ध्यान रखना। 25। अगला 30। 100 हो गए। इनमें से कौन जीता? जब तक 50% + 1 नहीं आते, नॉर्मल इलेक्शन ये होता, अगर देश में कोई भी इलेक्शन होता, एमएलए एमपी कोई भी इलेक्शन होता, तो ये जीत गया होता। नहीं जीता क्या? अरे भाई, आपके एमएलए एमपी में क्या आपको 50% + 1 वोट लाना होता है क्या? सबसे ज्यादा जो वोट लाया वो जीत गया। नहीं समझे? इसीलिए तो कहते हैं हमारे डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें 20% लोगों द्वारा चुना गया आदमी 100% पे राज करता है। क्योंकि मान लीजिए 40% ने वोट ही नहीं दिए, 60 ने दिए, उनमें से 20% इसको दिए, 10 किसी और को, 10 किसी और को, 10 किसी और को, 10 किसी और को, तो 20% वाला जीत गया। नॉर्मल चुनाव होता तो ये जीत जाता। जीतता या नहीं? जी सर। आज एमपी का चुनाव है, 1 लाख वोट है, किसी को एक को 30,000 पड़ गए, एक को 25,000, एक को 25,000, एक को 20,000, कौन जीतेगा? 30,000 वाला जीत गया, बात खत्म। यही तो होता है, कॉलेज चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, सब में ही। पर ये हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति का चुनाव है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि केवल 30% मानने वाले लोगों द्वारा ही देश का मुखिया चुन लिया जाए। कम से कम देश का मुखिया
50% प्लस एक लोगों को पसंद, मेजॉरिटी, रियल मेजॉरिटी को पसंद आना ही चाहिए। क्लियर? किसी को नहीं मिले तो क्या चुनाव कैंसिल? नहीं, प्रायोरिटी में वोट लिए थे, इसीलिए प्रायोरिटी में लिए थे। हम चाहते नहीं थे कि हम बिना मेजॉरिटी के देश का सर्वोच्च पद दे दे, और इसका कोई कारण नहीं। हम नहीं चाहते थे क्या कि बिना लोगों की इच्छा के हम देश का क्या दे दें, सर्वोच्च पद दे दें बिना मेजॉरिटी की इच्छा के लिए। इसलिए हमने ये सिस्टम नहीं रख के क्या किया, प्रायोरिटी सिस्टम रखा। इसको मिले, इसको मिले, इसको मिले, इसको। अब क्या करेंगे, सबसे कम वोट किसको है? जब तक 50% +1 नहीं आते हम रुकते नहीं। सबसे कम वोट किसको है? डी। ये चुनाव से बाहर है। अब इसका डब्बा खोलेंगे। इसके डब्बे में फर्स्ट प्रायोरिटी 20 वोट किसके हैं? डी को खुद को मिले हुए हैं। इसके डब्बे के हर वोट को देखेंगे, सेकंड प्रायोरिटी किसको मिला है। इन 20 वोटों की क्या देखेंगे? सेकंड प्रायोरिटी किसको मिले होंगे सेकंड प्रायोरिटी? इसको खुद को तो नहीं, खुद को तो कौन सा वोट मिला? इन 20 लोगों ने कौन सा दिया है? फर्स्ट प्रायोरिटी वोट दिया। इन तीनों में से किसी को क्या दिया होगा? हो सकता है सारे ही इसको हो, सारे इसको, सारे इसको, हो सकता है डिवाइडेशन। मोस्टली चांसेस रहेंगे सबको अलग अलग। उन 20 में सबकी पसंद अलग होगी, किसी की सेकंड प्रायोरिटी ये होगी, किसी की ये होगी, किसी की ये होगी। अब बताओ, 10 तो इसको दे देते हैं। 10 लोगों की, इनमें से 10 लोगों की सेकंड प्रायोरिटी, इनमें 5 तो मत करो, दिक्कत हो जाएगी। 6 4 करते, 6 की इसको, 4 की। क्लियर? ये 20 वोट थे, ये 20 वोटों के ये तो जीतेगा नहीं। जिन लोगों की इच्छा थी डी जीते, वो कितने लोग थे? 20 लोग। डी सबसे कम आया तो वो जीत तो सकता ही नहीं, तो उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं, तो उसे चुनाव से कर दिया गया बाहर। अब उन लोगों की इच्छा का सम्मान करो। उनकी इच्छा का सम्मान तो कैसे होगा? आपने तो हटा ही दिया। उनकी सेकंड प्रायोरिटी देख लो। उनकी फर्स्ट नहीं देख पाए तो क्या देखो? सेकंड। तो इन 20 लोगों में से 10 लोगों की सेकंड प्रायोरिटी कौन थी? ए। 6 लोगों की और 4 लोगों की सी। हो गया। अब इनका क्या कर लो, टोटल कितना हो गया? 40। कितना हो गया? कितना हो गया? कोई जीता? फिर पेच फंस गया। इसको भी क्या कर दो, चुनाव से। चुनाव किसके बीच बचा? किसी को जिता सकते हैं क्या? अभी नहीं। क्यों नहीं? 50% +1 चाहिए। चलें आगे। अब देखिए कितने वोट थे? 25। अब गलती कई मैंने देखी बड़े से बड़े आदमियों को। अब इन 29 की क्या देखते हैं? सेकंड प्रायोरिटी। नहीं बाबा, ये 4 तो पहले से सेकंड प्रायोरिटी में ही है। इन 4, ये तो खुद ही 4 क्या थे? सेकंड। इनकी कैसे 4 की सेकंड प्रायोरिटी देखोगे आप? 25 की देखो सेकंड प्रायोरिटी, और इन 4 की नहीं समझे बात को। ये 25 लोग कौन हैं जिन्होंने पहले नंबर पे किसे चुना? सी को चुना। तो इनकी तो देखो, क्योंकि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अब काम नहीं आएगी, तो इनकी तो देखेंगे हम सेकंड प्रायोरिटी। और ये 4 की क्या देखेंगे? क्यों सेकंड क्यों नहीं देख रहे? सेकंड तो सी है ही। फर्स्ट तो कौन था? डी था। सेकंड सी था। अब इसकी क्या देखेंगे? 4 की थर्ड। तो पहले तो देखो इन 25 की सेकंड प्रायोरिटी। इन 25 की सेकंड प्रायोरिटी कौन हो सकता है? सी तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? क्यों? ये भी तो हो सकता है। डी चुनाव पढ़ रहे थे तब बाहर थोड़ी था डी, तब तो चुनाव में ही था। ये तो बाद में कम वोट पड़े। तो इन 25 लोगों में से कुछ लोगों की सेकंड प्रायोरिटी कौन हो सकता है? ये समझिए बातों को, है ना। अपने को सिर्फ उत्तर नहीं निकालना है, नहीं तो पहली बार में ही जिता देता मैं। अपने बात को काम कहीं नहीं आने वाली, पर समझनी चाहिए बात को। अब इन 25 लोगों की हम क्या देखेंगे? सेकंड प्रायोरिटी। जिताना है क्या किसी को? एक को जिता दो। चलो कितने दूं? 10 ही देते हैं। चलो इन 25 में से 10 की सेकंड प्रायोरिटी ए। बच गए कितने? 15। 15 में से इसको भी दे दो कुछ, 8। बच गए कितने? 7। 7 इसको दे दें, पर इसके काम नहीं आएंगे तो इसको फिनिश रखो। क्लियर? इस 25 की सेकंड प्रायोरिटी सेकंड,
सेकंड। ठीक है, इन 25 वोटों की सेकंड प्रायोरिटी 10 तो ए को देना चाहते हैं, 8 बी को देना चाहते थे। ठीक है, क्लियर। अब इन 4 की कौन सी देखेंगे? सी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, यहीं से ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी थी इन 4 की, सी तो बी सी हो सकता है, सॉरी डी हो सकता है नहीं क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सी हो सकता है नहीं क्योंकि ये सेकंड, इनमें से ही कोई होगा। तो इन 4 की थर्ड प्रायोरिटी, 4 में से 2 की तो कौन सी थी? ए, और 2 की कौन सी थी? अब जोड़ो, कितने हो गए? कितने हो गए? 40। कौन जीत गया? कैसे जीता? 50% प्लस 2 हो गए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसफर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? पूरी जनता का, है ना, प्रोपोर्शनल हुआ, अनुपातिक हुआ, उनके जनसंख्या के हिसाब से हो गया। सिंगल, एक बार में ये वोट एक ही जने के काम आ रहा है। आपने चारों को वोट दिया था, इन 30 लोगों ने चारों को दिया था, इन 25 ने चारों को दिया, पर एक बार में इनका वोट नहीं। समझ रहे क्या बात? सिंगल का अर्थ क्या है, एकल का अर्थ क्या है? आपने वोट तो भले ही 10 जने खड़े हैं, 10 को दिया है, पर आपका एक समय में आपका वोट केवल एक ही व्यक्ति के काम आएगा, दूसरे के नहीं। पर अगर आपने जिसे वोट दिया है वो रेस से बाहर हो गया है तो आपका वोट ट्रांसफरेबल भी है। दिस इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल। आपने एक ही वोट गिना गया, आपका सिर्फ डी को गिना गया, पर डी अगर रेस से बाहर हो गया तो आपका वोट ट्रांसफरेबल है। 20 में से 4 ये रहे, 6 ये रहे, 10 ये रहे। एक बार में आपका वोट अब यहां 4 ही काम आ रहा है, पर ये भी हार गया तो आपका वोट क्या है? ट्रांसफरेबल है। 2 ये रहे, 2 ये रहे। नहीं समझ आ रही बात? और यह है साथ ही साथ सीक्रेट बैलेट से होता है, यानी डब्बा में किसी को पता नहीं। ऐसा क्यों किया गया सर? नॉर्मली एमपी एमएलए के लिए क्या जारी होता है? व्हिप जारी होता है। क्या जारी होता है? पार्टी व्हिप। पार्टी ने जो कह दिया कि इस तरफ वोट देना है, उधर ही वोट देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो आपकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाए। पर अगर ऐसा कर दें तो फिर तो सोनिया गांधी जी को बिठा दो और मोदी जी को बिठा दो, 2 ही वोट खेल लो। नहीं समझ रहे बात को? जब सारे बीजेपी के नेता को आपके कहने पे ही वोट डालना है और अलग डालते ही क्या हो जाएंगे? बाहर। तो आप अकेले इधर से वोट डाल लो, जितनी एमपी की आपकी पावर है उतने का अकेला वोट डाल लो, और उधर सोनिया गांधी जितनी कांग्रेस की एमपी एमएलए पावर आप डाल लो। बाकियों क्यों इंक्लूड कर रहे हो? तो तभी तो काम आएगा जब पर्सनली हर लोग अपना आदमी चुन पाए। और वो लोग किसी पार्टी के ना होके अभी किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? आम जन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए कि वो किसे वोट दे। पार्टी व्हिप काम नहीं करेगा। सीक्रेट बैलेट से चुनाव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? चुनाव गुप्त होगा। आप भले ही बीजेपी के मेंबर हो, कांग्रेस के आदमी को आप क्या दे सकते हो? प्रेसिडेंट का वोट दे सकते। किसी को पता नहीं लगेगा आपने जीवन में जो वोट दिया था वो कहाँ दिया था। इसीलिए प्रेसिडेंट की इलेक्शन में अच्छी भली क्रॉस वोटिंग होती है। क्रॉस वोटिंग जानते हैं? अपनी पार्टी से इतर अच्छी भली क्रॉस वोटिंग होती है। कहाँ? प्रेसिडेंट के चुनाव में। क्यों? क्योंकि किसी को पता नहीं चलता। क्लियर? ये था फॉर्मेट किसका? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ